नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं 24/7। वक्त है अंचल आंचल का। शुरुआत करते हैं खबरों की। लाडली बहना योजना जब से चालू हुई है तब से ही विपक्ष इसको लेकर तरह तरह के सवाल करता रहा है। कहा तो यह भी गया है कि योजना बंद हो जाएगी। बार बार सरकार से यह सवाल भी पूछा गया कि लाडली बहना से किया गया वादा कब पूरा होगा, यानी 3,000 रुपए प्रति महीने कब मिलेंगे। इस सबके बीच मोहन सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और अभी वर्तमान में लाडली बहना को 1,500 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन ये राशि 5,000 रुपए प्रति माह तक करने की भविष्य में योजना है। क्या है इसके मायने, रिपोर्ट में देखिए। लाडली बहनों को मिलेंगे 5,000 रुपए प्रति माह। विपक्ष की चिंता पर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। विधानसभा के विशेष सत्र में दिखी सरकार की मंशा। नारी सशक्तिकरण के लिए भविष्य की योजना। सुनकर विपक्ष को यकीन न हो, लेकिन आने वाले दिनों में लाडली बहना को हर महीने 3,000 रुपए नहीं बल्कि 5,000 रुपए मिलेंगे। विधानसभा के विशेष सत्र में तो सरकार ने साफ कर दिया है कि लाडली बहना की राशि लगातार बढ़ती जाएगी। इससे जुड़ा एक वीडियो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा भी किया है। लाडली बहना के लिए बार बार 3,000 की बात कह रहे। अब मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि लाडली बहना 2023 जून में लागू हुई। जब हमारा चुनाव हुआ तब भी, चुनाव के बाद तक भी आप रोज राम राम की तरह जप रहे थे, ये बंद हो रही है, ये बंद हो रही है, बंद हो रही है, और हम बढ़ाते जा रहे हैं, हम बढ़ाते जा रहे हैं। हमने 1,250 करे, अब 1,500 करे। अब ये हमने अच्छी बात कही और अभी आप फिर अटक गए 3,000 के लिए। अरे हमने 28 तक 3,000 नहीं, हम तो 5,000 रुपए प्रति बहन को देने के लिए तैयार है। नारी शक्तिकरण की दिशा में मोहन सरकार की मंशा लाडली बहना की राशि बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। वे तो नारी सशक्तिकरण को लेकर विपक्ष के सुझाव का भी स्वागत कर रहे हैं। सकारात्मक रूप से नारी सशक्तिकरण की योजना पे आप ये सुझाव तो दीजिए कि कौन सा काम करा करके इन लाडली बहनों की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। हम तो आपसे भी सुझाव चाहते हैं। अब सरकार ने जब भविष्य के लिए इतना कुछ सोच रखा है तो फिर इस पर भी सियासी चर्चा भी जोरों पर है। आइए सुनाते हैं कि सदन के बाहर कांग्रेस क्या सोच रही है। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री की नीयत पर संकट है। मुख्यमंत्री की नीयत पर विश्वास नहीं है मध्य प्रदेश की जनता को। 5 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में मध्य प्रदेश को डुबोने के बाद भी इनकी नीयत नहीं भरी और प्रदेश के बाहर की संपत्तियों से 1,000 करोड़ रुपए वसूल लिए। देश की, प्रदेश की संपत्ति को बेच के अगर जो सरकार राजस्व इकट्ठा कर रही है, चुनाव आएगा तो फिर 5,000 की घोषणा कर देंगे। अभी इनको स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ना है, इनको सहकारिता के चुनाव लड़ना है, इसलिए 5,000 की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना आखिरी में आप देखेंगे ठगा हुआ महसूस करेगी। लाडली बहना योजना जून 2023 में लागू हुई थी। कांग्रेस ने इसे चुनावी वादा का नाम दिया था। कांग्रेस इस योजना को लेकर बार बार सवाल उठाती रही कि 3,000 रुपए प्रति माह बहनों को कब मिलेंगे। कांग्रेस राज्य सरकार पर यह आरोप भी लगाती रही है कि बार बार कर्ज लेने वाली सरकार पर इस योजना का बोझ बढ़ गया है। अब मोहन सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन लाडली बहना योजना में 3,000 अभी भी नहीं हुए हैं और 5,000 प्रति माह देने की मंशा जाहिर कर दी गई है। तो ऐसे में सवाल यही है कि इस ताजे बयान को किस रूप में देखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। छत्तीसगढ़ में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नकली पनीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। रायपुर, राजनांदगांव समेत कई जिलों में छापेमारी कर 5,000 किलो से अधिक मिलावटी पनीर जब्त किया गया। अधिकारियों के अनुसार यह पनीर स्किम्ड मिल्क पाउडर, पाम ऑयल और केमिकल से बनाया जाता है, जो सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। विभाग ने लोगों से ब्रांडेड पनीर खरीदने और संदिग्ध सामग्री की शिकायत करने की अपील की। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में मिलावट के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजनांदगांव, रायपुर समेत प्रदेश के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान टीम ने 5,000 किलो से अधिक नकली पनीर जब्त किया। जांच में सामने आया कि यह नकली पनीर बाजारों के जरिए आम लोगों के घरों और रसोई तक पहुंच रहा था, जिससे लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है। आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़, बाजारों में बिक रहा नकली पनीर। एक्शन मोड में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग। नकली पनीर बच्चों के सेहत पर कर रहा असर। सस्ते दामों की लालच में आकर लोग खरीद रहे नकली पनीर। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जिन स्थानों पर नकली पनीर का निर्माण किया जा रहा था, वहां से मिल्क केक और कलाकंद के सैंपल भी बरामद किए गए हैं,
जांच में पाया गया कि नकली पनीर स्किम्ड मिल्क पाउडर, पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल और अन्य रसायनों को मिलाकर तैयार किया जाता है। यह पनीर दिखने और स्वाद में असली जैसा लगता है, लेकिन इसमें पोषण की भारी कमी होती है। पनीर मिल रहा है, उसकी पहचान ही नहीं होती है और बच्चों को खाने से, परिवार खाने से पेट में दर्द होता है, तकलीफ होती है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इसलिए उनको पहचान कर पकड़ कर अंदर करना चाहिए। पनीर आजकल सही नहीं है और स्वास्थ्य पे भी बहुत असर पड़ रहा है पनीर का, और मैं तो अपने घर पनीर लाना बंद कर दी हूँ। पहचान ही नहीं पाते नकली के असली है, उसकी पहचानने के लिए कुछ चाहिए उसको। अब मार्केट में मिल रहा है, ले आ रहे हैं, खा रहे हैं। मार्केट में जो नया नकली पनीर आ रहा है उससे क्या बच्चों की तबीयत खराब हो रही है और पहचान में कुछ भी नहीं आता है। वो नकली और असली पनीर जो केमिकल से ही जांच पता चलेगी। जहां पर हमारा फूड विभाग काम कर रहा है, वहां जब अगर लगता है नकली है तो वहां जाके जांच करा सकते हैं। वही लोग बता पाएंगे क्या है, किस तरह से नकली है और असली है। दूसरा, अगर नकली पनीर लग रहा है, खाए हैं, कोई शरीर में कोई तकलीफ हो रही है तो तत्काल अस्पताल पहुँच के अपनी जाँच कराना है। लेकिन कोशिश यही करनी है कि सस्ते पनीर और खुले में कहीं भी बिक रहा है पनीर, इस तरह का खरीदी ना करें। अच्छे गुणवत्ता युक्त होटल या जहाँ से पनीर उपलब्ध होता है, डेयरी है, ब्रांडेड कंपनियां हैं, वहाँ के पनीर का उपयोग कर सकते हैं। त्योहारों और शादी विवाह के मौसम में डेयरी उत्पादों की मांग बढ़ने से मिलावटखोर ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। लोगों से अपील की गई है कि वे केवल ब्रांडेड और पैक्ड पनीर ही खरीदें। पनीर को हाथ से मसलने पर अगर वह चूरा बन जाए या गर्म पानी में डालने पर जल्दी घुल जाए तो उसे न खरीदें। किसी भी शिकायत की स्थिति में खाद्य विभाग की हेल्पलाइन या नजदीकी कार्यालय में संपर्क करें। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। बालोद के गुंडरदेही में दस्तावेज लेखक और स्टाम्प विक्रेता अधिवेशन का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। मंच से बोलते हुए कहा कि कांकेर में धर्मांतरण के बाद हुई हिंसा को लेकर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्मांतरण जैसी समस्याएं नई नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि धर्मांतरण की समस्या भाजपा और संघ की देन है। कांकेर से पहले भी बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव और जगदलपुर में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। संदर्भ में रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तभी विधेयक विधानसभा से पारित हो चुका है, जो संभवतः राष्ट्रपति भवन में ही अभी अटका हुआ है। अब जब एक बिल पारित हो गया तो दूसरा बिल पारित नहीं किया जा सकता। अब जब मैंने ये बात कही तो उसके बारे में आज तक कोई उसका उन्होंने सफाई नहीं दी सरकार में बैठे हुए लोगों को। अब बार बार इसी प्रकार से बात करते हैं। समस्या पैदा किया हुआ भारतीय जनता पार्टी और RSS का है और उससे खुद जूझ रहे हैं। नए साल के जश्न को लेकर ड्रग सप्लायर्स की नजर देश भर में बड़े बड़े शहरों पर है। इस लिस्ट में राजधानी रायपुर भी बड़े मार्केट के रूप में शुमार है। शहर के कई रसूखदार और कारोबारी परिवार से जुड़े युवक युवतियों ने न्यू ईयर के लिए सूखा नशा मंगाना शुरू कर दिया है। नए साल के जश्न में कई बड़ी पार्टीज में वेव पार्टी की तैयारी है। रिपोर्ट देखिए। शहर के कई रसूखदार और कारोबारी परिवार से जुड़े युवक युवतियों ने न्यू ईयर के लिए सूखा नशा मंगाना शुरू कर दिया है। इसका खुलासा गंज इलाके में पकड़े गए ड्रग्स पैडलर ने किया है। एक्सप्रेसवे के पास पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने गोंदिया से रायपुर पहुंचे ड्रग्स पैडलर को पकड़ा है। उसके यहां से महंगी ड्रग्स कोकीन बरामद हुई है। उसे हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी के पास से 16.56 ग्राम कोकीन बरामद हुई है, जिसकी कीमत 8,28,000 रुपए है। आरोपी के पकड़े जाने से पुलिस को एक और ड्रग्स सिंडिकेट का क्लू मिला है। आरोपी से एक मोबाइल जब्त हुआ है। इसमें कोकीन का ऑर्डर देने वाले सहित 100 से ज्यादा संदिग्ध नंबर मिले हैं। कुछ लोगों के साथ व्हाट्सएप चैटिंग भी है, जिसमें ड्रग्स से जुड़ी बातें हैं। आरोपी हर्ष मूलतः महाराष्ट्र के गोंदिया का रहने वाला है। वह ड्रग्स पैडलर है। नागपुर में सक्रिय हेरोइन MDMA के बड़े माफिया से उसे कोकीन रायपुर पहुंचाने का ऑर्डर मिला था। वह ट्रेन के रास्ते रायपुर पहुंचा। इसके बाद ड्रग्स डिलीवरी के लिए लोकल ड्रग्स तस्कर का इंतजार कर रहा था, जिसकी भनक पुलिस को लग गई और उसे धर दबोचा गया। इसमें आरोपी हर्ष नरेश पांडे निवासी गोंदिया, इसके कब्जे से 16.5756 ग्राम कीमती लगभग 8 लाख रुपए से के आसपास की उसमें MDMA जब्त किया गया है। इसके कनेक्शन सब स्टेट के बाहर के पाए गए हैं
जिस संबंध में अलग से पार्टी अपने काम कर रही है। आने वाले दिनों में इस कनेक्शंस में और कुछ गिरफ्तारियां संभव है। अभी वर्तमान में इसको गिरफ्तार करके इसके पुलिस रिमांड लेकर के इससे पूछताछ की। ड्रग्स से जुड़े मामलों में रायपुर पुलिस की कार्रवाई, अब तक 80 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करोड़ों रुपए की हेरोइन, एमडीएमए, कोकीन जब्त। सप्लाई रूट पंजाब से रायपुर, नए तरीके, ट्रक ड्राइवर, ट्रेन रूट से ड्रग्स की सप्लाई। राजधानी रायपुर में इस बार नया साल काफी धूमधाम से मनाने की तैयारी में है। अलग अलग कई बड़ी पार्टीज, फार्म हाउस, होटल और क्लब्स में होने जा रही है। वहीं इन्हीं पार्टीज की पर नजर अब ड्रग तस्करों की है। अलग अलग राज्यों के ड्रग तस्कर इन पार्टीज में ड्रग्स खपाने की फिराक में हैं। हाल ही में पंजाब के एक ड्रग तस्कर को रायपुर पुलिस ने पकड़ा था, जिसके बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। और वहीं अब एक महाराष्ट्र का ड्रग तस्कर भी पुलिस की गिरफ्त में आया है। बताया जा रहा है ट्रक ड्राइवर से लेकर के ट्रेन के माध्यम से छोटी छोटी मात्रा में राजधानी रायपुर में ड्रग्स लाई जा रही हैं। वहीं रायपुर पुलिस भी नेटवर्क को तोड़ने के लिए विशेष अभियान चला रही है। अब देखना यह होगा कि इन पार्टीज में जो ड्रग खपाने की फिराक में जो ड्रग तस्कर है, उन्हें रायपुर पुलिस कैसे रोकती है। कैमरा पर्सन भूपेश जांगले के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। सारंगगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सतनामी समाज के कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर सीएम साय का जोरदार स्वागत हुआ। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सीएम साय ने राज्य सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार समाज की आस्था और भावनाओं का पूरा सम्मान करेगी। रामलला दर्शन योजना में 38,000 से ज्यादा हम राम भक्त ओकर लाभ ले चुकी है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना में 19 जगह हमारे देश में उनके इच्छा अनुसार हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके तीर्थ करासन, तो सारा विकास के काम होते। और आज हम स्वच्छ प्रशासन देना चाहते हैं। हमारे प्रदेश शासन में सुशासन और अभिसरण विभाग हम गठन करे हैं। हमारे सारा आज मंत्रालय के जो फाइल है वो भी आज डिजिटल हो गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा कि एक वर्ष में 2 शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाने वाला मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है। 2025 दिसंबर माह का अंतिम सप्ताह भी मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। उन्होंने इंदौर और भोपाल के मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र को 2047 विजन के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। साथ ही सीएम ने कहा कि इसी सप्ताह ग्वालियर में उद्योग के लिए महत्वपूर्ण दिन होगा। डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी दी कि प्रदेश में 4 नए मेडिकल कॉलेज की भी सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसका भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान डॉक्टर यादव ने भोपाल मेट्रो के शुभारंभ को लेकर प्रदेशवासियों को बधाई दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देश के अंदर हमारा अपना राज्य मध्य प्रदेश 2 स्थानों पर एक साल में मेट्रो ट्रेन चलाने वाला पहला राज्य बना है। और न केवल मेट्रो ट्रेन चलाने वाला बल्कि मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने वाला भी। आज एक नया रिकॉर्ड बनेगा 2 ट्विन सिटी के नाते से। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन एरिया और भोपाल और आसपास के जिलों को मिलाकर दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये दोनों मिलकर के विकास की दृष्टि से विजन 2047 माननीय प्रधानमंत्री के यशस्वी उस भाव के आधार पर कि भविष्य में 2047 तक जब शहरीकरण देश की आधी आबादी शहरीकरण की तरफ जाएगी, ऐसे में उनके लिए समय रहते पहले से प्लान बना करके सुव्यवस्थित विकास के लिए मध्य प्रदेश योजनाबद्ध तरीके से आगे चल रहा है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर ये दोनों सौगातों की मध्य प्रदेश को बधाई। सागर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर व्यापारियों में बहुत ही ज्यादा आक्रोश व्याप्त है। खुलकर उनका गुस्सा सामने आ रहा है। जब ज्ञापन देने व्यापारी संघ और पुलिस अधिकारियों के बीच आईजी कार्यालय में तीखी नोकझोंक हो गई। बातचीत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस के रवैये और शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो में व्यापारी संघ के सदस्य पुलिस से सवाल करते नजर आ रहे हैं कि शहर में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस पर एडिशनल एसपी लोकेश कुमार सिन्हा का कहना है कि ऐसी बात किसने कही है। पुलिस के पास पूरा डाटा है जिसके अनुसार अपराधों में कमी आई है। इस पर व्यापारियों ने जवाब में कहा कि वे रोज अखबारों में सागर में बढ़ती घटनाओं की खबरें पढ़ रहे हैं। उसमें कुछ कमी नहीं आई। आपको ये डेटा मिला कहाँ से, कमी आई है या नहीं आई? रोज अखबारों में देख लो, रोज डेटा वेरीफाई करोगे तो ऐसे ही होगा ना। तो लोग भी बोल रहे हैं ना। कौन बोल रहे हैं? सारे व्यापारी बोल रहे हैं। बोलने से डेटा
उसको कैसे वेरीफाई कर पाओगे? आप अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष जैसी बातें करें ना, एक ही बात पे तो बात में वजन होना चाहिए। कहते हैं कि अपराधों में कमी नहीं है, हम तो एक आंकड़ा दिखा देंगे, एनसीआरबी का आंकड़ा, हमारा स्टेट पुलिस का आंकड़ा जो वेरीफाइड है। आपने जो अपराधी पकड़े ये इसी की उम्र के रहते हैं कटरबाजी, उनमें से 3 अपराधी। समस्या ये है कि अपने संवादहीनता जो चल रही थी, पहले क्या होता था, संवाद चलता था पुलिस में, आम जनता में, क्या कर। रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर में 5 मंजिला कंपोजिट बिल्डिंग का निर्माण काम शुरू कर दिया गया है। नई कंपोजिट बिल्डिंग में जिला प्रशासन के सभी 54 विभाग के कार्यालय खुलेंगे। वहीं एक ही बिल्डिंग में सभी विभाग के कार्यालय होने से लोगों की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। जायजा लिया सहयोगी मोहम्मद हसन ने। राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में बना एसपी ऑफिस में शिफ्टिंग का काम पूरा हो चुका है। वहीं काम पूरा होते ही अब जो पुराना एसपी ऑफिस है उसे तोड़ने का काम जो है यहाँ पर शुरू कर दिया गया। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रायपुर का पुराना एसपी ऑफिस है जहाँ पर जो निर्माण कार्य है नई कंपोजिट बिल्डिंग का उसने तेजी पकड़ लिया और जो पुराने भवन को तोड़ने का काम है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। एसपी ऑफिस को अब जो संचालित है वो लाल गंगा के सामने पुराने कमिश्नर ऑफिस के सामने से एसपी ऑफिस संचालित किया जाएगा। वहीं पर रायपुर एसएसपी सभी लोगों से मुलाकात करेंगे। जो भी आवक जावक शाखा है उसे भी पुराने कमिश्नर ऑफिस में शिफ्ट करने का काम जो है वो पूरा हो चुका है और वहां से अब ऑफिस को संचालित किया जाएगा। वहीं पुराने भवन के पास अब इसे तोड़ने का काम जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। चारों तरफ शेड लगा दिए गए हैं, आने जाने के रास्ते को भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है और अब जिन लोगों को भी एसपी ऑफिस में काम होगा उन्हें कलेक्ट्रेट चौक के पास ठीक वहाँ पर पुराने कमिश्नर कार्यालय में एसपी ऑफिस संचालित किया जा रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, इस बिल्डिंग को तोड़ने के बाद यहाँ पर एक 5 मंजिला हाईटेक बिल्डिंग जो है वो बनाई जाएगी जिसमें सभी अलग अलग 54 विभाग रहेंगे। एसएसपी के बैठने की जगह रहेगी, उनका भवन रहेगा, उनका कार्यालय रहेगा, साथ ही साथ अलग अलग 54 विभाग के कार्यालय यहाँ पर बनाए जाएंगे जिसके लिए लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और आने वाले समय में लोगों को एक ही जगह पर सभी विभागों का कामकाज पूरा हो सकेगा। लेकिन अंग्रेजों के ज़माने में बना हुआ एसपी कार्यालय को अब यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया और इस पुराने भवन को तोड़ने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। आने वाले विगत लगभग 4 से 5 वर्षों में नई कंपोजिट बिल्डिंग आम जनता को जो है वो मिलेगी। कैमरा पर्सन भूपेश जांगड़े के साथ मोहम्मद सन, आने 24/7 रायपुर। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया जन समस्याओं को उठाने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। ऐसा ही एक मामला सतना जिले के मैहर विधानसभा क्षेत्र से सामने आया है, जहां छोटे छोटे बच्चों के बनाए एक वीडियो ने कमाल कर दिया। शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी। नेशनल हाईवे बाईपास के पास जर्जर सड़क और धूल से परेशान बच्चों की गुहार पर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने तत्काल एक्शन लिया। बता दें कि बच्चों ने वीडियो के जरिए दर्द बयां किया है। दरअसल नेशनल हाईवे बाईपास से सटे रिहायशी इलाके में रहने वाले कुछ बच्चों ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। वीडियो में बच्चों ने दिखाया कि उनके घर के सामने की मुख्य सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। बच्चों ने बड़ी मासूमियत से लेकिन बेबाकी से बताया कि सड़क खराब होने के कारण दिन भर उड़ने वाली धूल घरों में घुस रही है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लोग गड्ढों के कारण गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वीडियो के अंत में बच्चों ने मैहर विधायक से मदद की अपील की थी। इधर विधायक की त्वरित कार्रवाई की क्षेत्र में प्रशंसा हो रही है। माननीय विधायक जी मैहर, आपसे निवेदन है हमारे घर के सामने वाली रोड बनवा दीजिए। बहुत डस्ट धूल है। इसके कारण हम लोग बाहर खेलने के लिए भी नहीं जा पाते हैं। हमारे घर वाले नहीं भेजते हैं बाहर। तो आपसे निवेदन है हमारे घर के सामने वाली रोड बनवा दीजिए। मैं रहती हूँ रीवा रोड बाईपास मुक्ति धाम के पीछे खन्ना। तो देखा आपने ये मासूम सी बच्ची, किस तरीके से मासूम बच्ची ने आग्रह किया कि रोड बना दी जाए, उनके घर के सामने की, उनकी कॉलोनी की जो रोड है वो बना दी जाए। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ धूल का गुबार है। ये सड़क बहुत ज़्यादा खराब है और जब यहाँ से ये देखिए आप ट्रक जब गुजर रहा है तो देखिए किस तरीके से धूल उड़ रही है और वाकई ये धूल जो है उनके घरों में जाती है, ऐसा इस बच्ची ने खुद भी बताया। और बड़ी मासूमियत से उसने ये आग्रह किया कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का निराकरण हो जाए।
खातेगांव नेमावर के वार्ड 14 और 15 की दर्जनों महिलाओं ने नगर परिषद में जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि 13 महीने से पुल का निर्माण अधूरा होने से बच्चों के साथ हर किसी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेमावर नगर में जाने के लिए उन्हें 3 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा है। पुल निर्माण के लिए किए गए गड्ढों में गंदा पानी भर जाने से बदबू और क्षेत्र में फैली गंदगी से परेशानी बढ़ गई है। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि 7 दिनों में काम शुरू नहीं हुआ तो वे परिषद में धरना देंगे। इधर सीएमओ ने बताया पुल के समीप एक व्यक्ति ने रास्ता देने से मना कर दिया था, जिससे 4 पहिया वाहन नहीं निकल पा रहा है। मामला कोर्ट में खारिज हो गया है। जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। पुल 1 साल से बन रहा है, जिसका आज तक निर्माण नहीं हुआ है। थोड़ा थोड़ा कर दे काम, 1-2 रोज वापस बंद कर दे तो परेशान है पूरे बच्चे और पब्लिक। छोरा छोरी स्कूल नहीं जा रहे हैं और वो भी परेशान है बेचारा। और पानी भरा है पूरे नाले में, न नाला का पानी भी साफ नहीं करे। बारिश हो गई, इससे पहले बंद हो गया था। गर्मी में आधा हुआ काम और फिर अब बारिश कब की खत्म हुई, जबकि अभी तो करना चाहिए ना काम चालू। ब्रिज बन रहा है, हमारा जो ब्रिज का निर्माण हो रहा है अभी चल ही रहा है। बरसात की वजह से रुका हुआ, फिर उससे ठेकेदार ने काम चालू कर दिया था। लेकिन जहाँ से हम चाह रहे हैं कि रास्ता निकले, 4 व्हीलर आराम से निकल जाए, तो जो जगदीश गुजर यहाँ के जो नागरिक हैं उन्हें मकान रास्ता देने में मना कर रहे हैं, तो उनको हमने नोटिस दिया था हटाने के लिए। भैया रास्ता दे दो तो आराम से पुल पे 4 व्हीलर वहाँ से निकल सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे आईना 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।